बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख उड़ाइच। पाकिस्तान के अंदर कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गईं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की तौक़्क़ात पर कौन सी हुकूमत पूरी उतरी? 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुए और पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें तश्कील में आईं। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत 100 दिन पूरे करने के बाद अपनी कारकर्दगी के बारे में लोगों से पूछ तो रही है। क्या सच है, क्या झूठ है? पाकिस्तान के अवाम कितना मुतमिन है इस नई हुकूमत से? ये 100 दिन कैसे गुजरे? ये सारी बातें आज हम सहाफ़ियों से और तजियाकारों से पूछेंगे। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं और आज प्रोग्राम में हमने ख़ास तौर पे ये भी इनसे पूछना है कि जो ये पूरा मंजरनामा है, इस पर सियासी कादर इकट्ठी भी हो गई है, साथ जोड़ के भी बैठी है, क्या निकलेगा इसमें से? और इस वक्त जो हालात हैं, हुकूमत की कारकर्दगी है, उसको ये कैसे देखते हैं? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपने वक्त दिया। पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि ये 100 दिन की कारकर्दगी, वैसे ये पहले रुझान नहीं था, इतना रवायत नहीं थी 100 दिन की कारकर्दगी, लोग चेक नहीं करते थे। मेरा खान साहब ने ये रवायत डाली कि 100 दिन में हमने ये कर दिया, इश्तिहार भी आए थे उस वक्त। मेरे ख्याल में पहले भी था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया चूँकि बहुत ज़्यादा इस वक्त है, इसलिए लोग चाहते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस जो है वो सोशल मीडिया पर लेकर आएँ या उसको प्रोपोगेट किया जाए। पहले भी ये होता है कि हुकूमत जब आती है तो अपना एक मंशूर देती है, फिर उस मंशूर के ऊपर वो बताती है कि हमारे इन फेजेस में हम ये काम करेंगे। ये बात दुरुस्त है कि 100 दिन में कुछ हो नहीं सकता, लेकिन 100 दिन में आपकी डायरेक्शन पता चल सकती है। 100 दिन में आप कितने संजीदा हैं काम के वाले से, इसका अंदाज़ा हो सकता है। 100 दिन में आपकी पेस पता चल सकती है कि क्या आप 2-3 बजे उठ के आने वाले वज़ीर आला हैं या आप सुबह उठ के जल्दी आने वाले वज़ीर आला हैं या आप जल्दी उठ के आने वाले वज़ीर आज़म हैं। देखिए, हमारे यहाँ सियासत को जो है वो चूँकि एक कारोबार का दर्जा भी हासिल है, सियासत को शोहरत का दर्जा भी हासिल है, और सियासत को अपने इख्तियारात और शान और शौकत का जो है वो दर्जा भी हासिल है। हम उन मुल्कों की तरह नहीं हैं कि जहाँ पे इक़्तिदार में आने के बाद लोग एक ज़िम्मेदारी समझते हैं कि मैंने कुछ सर्व करके जाना है नेशन में। तो इसलिए बड़ा चैलेंज होता है। कोई अगर आपको कोई बंदा ऐसा मिल जाए कि जो समझे कि बाकी वो डिलीवर करना चाहता है, तो उसकी पहले जो 100 दिन है उसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसका जो है वो इक़्तिदार में आने के बाद इसकी पेस क्या होगी। अगर तो आपको 100 दिन भी नज़र आएगी, CM साहब को लोग ढूंढते फिर रहे हैं या PM साहब को लोग ढूंढते फिर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी मज़े में सोई है, किसी को परवाह नहीं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, तो फिर आप कहते हैं जी वसीम अकरम प्लस आ गया, या फिर इस किस्म की आवाज़ें आती हैं कि जी फ़लाँ साहब जो है वो उठ के 2 बजे आते हैं या उठ के 3 बजे आते हैं। ऐसी आवाज़ें बलूचिस्तान में बहुत पहले आती थी कि बलूचिस्तान के जनाब जो है वहाँ पे हुकूमत में बैठे हुए लोग उठ के अगर 2 दिन बाद आएँ तो फिर उससे क्या आपको बड़ा मुश्किल होता था उनको उठाना। तो ये चीज़ें हैं कि आपकी उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, यानी इस पूरे सिलसिले में 100 दिन में कम से कम डायरेक्शन तो पता चलती है या हुकूमत के अज़ाइम तो पता चलते हैं? अब देखिए, आप कंपैरिजन करेंगे इस वक्त 4 सूबाई हुकूमतों का जी और वफाक का। वफाक में एक इत्तेहादी हुकूमत है जिसको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है, PMLN की हुकूमत है। KPK के अंदर जो है वो PTI की हुकूमत है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में अगेन मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे, सूबों का आप कंपैरिजन करेंगे, तो मुझे लगता ये है कि पंजाब इसमें आपको लीड लेता हुआ दिखाई देता है। KPK के अंदर शोर बहुत है, नारे बहुत हैं, वही सियासत है जो इंतकामी सियासत या एक वो मौला जट की सियासत वो आपको नज़र आती है। लेकिन आपको टूवर्ड्स जो डेवलपमेंट है या काम पे फोकस है वो आपको शायद उस तरह नज़र नहीं आता। बेशक किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे ये, लेकिन अब बात आपको माननी पड़ेगी कि मरीम नवाज़ ने पंजाब के अंदर 100 दिन में कम से कम ये प्रूव किया है कि वो जल्दी उठ के अपने ऑफिस आके तमाम ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग्स करके एक डायरेक्शन सेट कर रही हैं और तरजीहात का भी वो अपना तयन कर चुकी हैं। अब इस पर कितना अमल दरामद होता है ये टाइम बताएगा, उसके बाद इसका जायज़ा लिया जा सकेगा कि वो किस हद तक कामयाब। तो अभी तक आप कह रहे हैं लीड जो है मरीम नवाज़ ले रही। ईद के दिन गुजरे हैं तो आपने देखा उन्होंने टारगेट दिया कि सफाई होगी, लाहौर में आपने देखा सफाई हो गई और बड़े अच्छे तरीके से ईद के इंतजाम किए गए। फिर उन्होंने टारगेट दिया पुलिस को, पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में इन 3 दिनों में, ईद के दिनों में भी जिस तरीके से मामलात को संभाला है, ये अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। फिर उन्होंने जिस तरीके से बाकी डेवलपमेंट का आगाज़ किया है या जो हेल्थ के मैदान में काम शुरू किए हैं उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है और रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स लेनी। देखें, हुकूमत का काम क्या होता है, एक चीफ मिनिस्टर का क्या काम होता है
कि वो अपनी ब्यूरोक्रेसी को लेके चले, उनको टास्क दे, उस टास्क को चेक करें। अगर तो ये आप टास्क दे के चेक करेंगे तो मेरे ख्याल में आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अगर आप सो जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी को क्या, बाबूशाही तो वैसे सोई होती है। ये क्या एक एहसन इकबाल साहब का बयान आया कि जी अगर आप अंदर रखें इमरान खान को तो मुल्क ज़्यादा बेहतर चल सकता है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या इस तरह से वाकई? देखिए, इमरान खान साहब की सियासत को अगर आप जायज़ा लें, वो पॉपुलिज्म की सियासत है। हुकूमतों के लिए ये मसाइल ज़रूर पैदा होती है इस किस्म की सियासत। उसमें आप नारे बड़े अच्छे देते हैं, आप लोगों को जो अट्रैक्ट बड़ा करते हैं कि जी अमेरिका को आप ललकार रहे होते हैं, आप दीगर ममालिक को ललकार रहे होते हैं, आप कहते हैं जी मैं किसी को मानता नहीं हूँ, सबको अंदर कर दूंगा, जेल भेज दूंगा। ये पॉपुलिज्म की सियासत तो होती है, लेकिन ये आपकी गवर्नेंस के लिए या मुल्क की इकानमी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खारजा पॉलिसी के लिए बड़ी नुकसानदेह होती है। अगर आपने इसको पूरी पिछले 50 साल की सियासत दीगर ममालिक की बात देखें, आपको कई मुल्क तबाह होते इसलिए नज़र आएंगे कि वहाँ की जो सियासत थी, आपस में लड़ाई झगड़े इस अरूज पर चले गए, इतनी इंतकामी सियासत हुई, इतना एक दूसरे के खिलाफ महाज हराई हुई कि बिलाखिर वो जो है वहाँ की इकानमी तबाह कर रहेगी। देखिए, आज एक खुशाइंद बात भी है कि यानी कल लोग मिल बैठे हैं चीन के मसले पे, सभी के मसले पे सारी पार्टियाँ आ गई, PTI भी आ गई, JUI भी आ गई। एक खुशाइंद बात है। देखिए, सियासी जमातें जो होती हैं इख्तलाफात साइड पर रखती हैं, लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की मईशत के लिए वो मिल बैठती हैं। इमरान खान साहब के बारे में उम्मीद राय ये पाई जाती है कि इमरान खान साहब मिल बैठने के कायल नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं गलियाँ ओजन सुजन विच मिर्जा यार फिरे, वो एक स्टाइल है सियासत का, और वो वाकई पॉपुलर भी करता है बंदे को। बता पूरी दुनिया को गलत कह रहा हो, अपने आप को हाजी कह रहा हो, तो लोग कहते हैं यार बड़ा शेरदा बच्चा है, पूरी दुनिया ललकार रहा है। तो ये चीज़ें एक लिहाज से आपको पॉपुलर ज़रूर करती हैं, लेकिन आपकी रुकावट बन जाती है आपकी तरक्की के रास्ते में। अब छोटी सी मिसाल है, खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। खान साहब जिस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, जिसमें उन्होंने खुद बैठ के जनाब जो है इंचार्ज बन के बैठना है, उसमें शिरकत नहीं करते थे कि अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना पड़ेगा। भाई, आप मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी बैठने को तैयार नहीं होते थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए लोग कहते हैं खान साहब जेल तो बाहर होते तो शायद CPEC तो इकट्ठा ना बैठ देते। तो आप यानी आप कह रहे हैं कि ठीक है, ये मैं नहीं समझता कि किसी को जेल में रखना चाहिए। सच्ची बात ये है कि बगैर किसी वजह के, अगर उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, कोर्ट का काम है वो साबित करे, और अगर उनको साबित होते हैं तो उनको उसके अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए। खामखा के केसेस अगर आप बना के आप किसी को बंद रखना चाहते हैं, ये कोई दुरुस्त अमल नहीं है। और खान साहब भी किसी एक रास्ते पे आ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ वसी डायलॉग हो जाना चाहिए, खान साहब के साथ भी डायलॉग हो जाना चाहिए, जिसमें कुछ चीज़ें तय कर ली जाएँ। हम खारजा पॉलिसी पे हम जो है महज मौला जट नहीं बनेंगे, हम इकानमी पे मौला जट नहीं बनेंगे, हम एक दूसरे को गिराने के लिए या किसी को बनाने के लिए कभी इस्टेब्लिशमेंट, कभी अदलिया का सहारा नहीं लेंगे, कभी हम लंदन प्लान नहीं बनाएंगे। अब देखें, एक लंदन प्लान वो कहते हैं जी नवाज शरीफ ने बनाया, नवाज शरीफ कहता है लंदन प्लान इमरान खान ने बनाया। हुआ तो दोनों की हुकूमतें गिरी ना, बना तो शक, दोनों मरतबा प्लान दोनों बना, हुकूमतें तो गिरी है ना जी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मसला ये है कि जब आप इन चीज़ों पे तय कर लेंगे तो फिर आप शायद आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती, मेरा फ़र्क साहब आपसे अर्ज़ करूं, वो ये है कि इस मुल्क की जो इशराफिया है, जो पॉलिटिकल इशराफिया है, शायद उसके लिए पॉपुलिज्म मैटर करता है, उसके लिए आपके मेरे मसाइल मैटर नहीं करते। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक अमीर आदमी है, उसकी एक बड़ी पार्टी है, उसको फंड्स देने वाले बड़े हैं, उसके ऊपर खर्चने वाले बड़े हैं, उसको चंदा देने वाले बड़े हैं। यानी ऐसे लोग हैं ना हमारी सियासत के अंदर जिनके ऊपर लोग एक तस्वीर की खातर पैसे देने को तैयार हैं। फ़र्क पड़ता है आम आदमी को। इनकी लड़ाई झगड़े में ये मज़े लेते हैं, आम आदमी मर रहा होता है। देखिए, सियासी आज चीनी वज़ीर ने क्या कहा, कल चीनी वज़ीर ने वाज़े तौर पर कहा कि आपका अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं, और अंदरूनी चैलेंज क्या है? सियासी अदम इस्तेकाम में। अब सियासी अदम इस्तेकाम अगर ये मिल बैठ के तय कर लें तो क्या मुल्क की इकानमी ठीक नहीं हो सकती? लेकिन करते इसलिए नहीं है कि वोट बैंक ना ज़ाया हो जाए, कि अपने वो जो जाले का लगाए हुए थे कि चोर डाकू की एक दूसरे को गलत कहने पे, तो वो कहेंगे जनाब खान साहब तो उससे सुलह कर लिया ना। तो ये आप एक या पॉपुलैरिटी लेते हैं या आप फिर सियासत करते हैं उस तरीके से जैसे दुनिया भर में सियासत होती है। आपने कभी देखा जो बाइडन जो है वो ट्रंप के बारे में कह रहा है चोर डाकू तुम्हें अंदर कर दूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कभी ट्रंप ने कहा कि मुझे इक़्तिदार में आने दो, बाइडन तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। ये हमारे यहाँ सियासत होती है, और ये मैं समझता हूँ गंदी सियासत का नुकसान आम आदमी को होता है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप क्या समझते हैं कि अब ये जिस तरह से हुकूमत है, कभी पीपल्स पार्टी से मुलाकातें होती हैं, तय होता है, पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा है, ये अंदर खाते चीजें चल रही हैं, क्या है बजट के ऊपर भी वही तरीका कारण उत्तो तो रोला पाई जाओ, थलो कम बढ़ाई जाओ। हाँ। यानी मसला ये है, देखें ना, यही प्रॉब्लम है हमारी सियासत का
यानी पीपल्स पार्टी वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब वजारत गवर्नरशिप आपके पास है, सदर आप मुल्क के हैं, लेकिन आप कहते हैं फैसले जो है वो शहबाज शरीफ सब गलत कर रहे हैं। भाई ये ऐसा नहीं होगा, आपको ये अपने ऑन करने पड़ेंगे फैसले। अगर आप हुकूमत के साथ हैं, अगर आपने सदारत इनके वोटों से ली है, PMLN के वोटों से, और अपने वोटों से शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, तो फिर आप बरीजुमा कैसे हो सकते हैं? हुकूमत के गलत फैसले भी आपको अपने खाते में लेने पड़ेंगे, सही फैसलों का क्रेडिट भी लेना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म बनते तो हालात बेहतर होते, बहुत अच्छे होते, इससे बहुत आगे के होते, इस तरह की राय भी सुनने में आई। क्या आप भी समझते हैं कि ऐसा कुछ होता? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने अपने वाक़यात से, अपनी सियासत में जो कुछ उनके साथ हुआ, उससे काफ़ी कुछ सीखा है। नवाज शरीफ के अंदर बुर्दबारी जो है वो बढ़ चुकी है, शायद मैं समझता हूँ। और नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि शायद उनके अंदर अब वो इस किस्म की शायद जारहाना सियासत के कायल भी नहीं है। मामलात शायद 19-20 का फ़र्क ज़रूर होता है, यकीनी बात है। नवाज शरीफ का मसला ये कि पार्टी के अंदर उनकी ग्रिप बड़ी मजबूत है। ये सारी पार्टी की जो रहनुमा, उनके अपनी पार्टी के रहनुमा, या इवन पीपल्स पार्टी हो या बाकी जमातें हों, मौलाना फजल रहमान हो, नवाज शरीफ साहब का एक एहतराम का जो है वो एक फैक्टर मौजूद है, इसलिए शायद वो सपोर्ट होती। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि शहबाज शरीफ साहब वो काम नहीं करेंगे जो नवाज शरीफ साहब करना चाहते थे। उसकी वजह देखें कि क्या शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी के बगैर वज़ीर-ए-आज़म बने? हरगिज़ नहीं। यानी ये तो सोच ही गलत है कि जी नवाज शरीफ साहब ने बना था बन शहबाज शरीफ साहब के, ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से। और मेरा नहीं ख्याल अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई पॉलिसी देंगे या कोई उनको डायरेक्शन देंगे उससे डेविएट करेंगे शहबाज शरीफ साहब, कतन ऐसा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होने का सबूत दिया है। उसका फ़ायदा मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून मरकज़ में उठाना चाहती थी, इसलिए वहाँ मरकज़ में उनको दोबारा वज़ारत उज़्मा दी गई 16 माह के बाद। अब कारकर्दगी का सवाल आप कहेंगे कारकर्दगी बेहतर कैसे होगी? मुल्क जिन मसाइल से दो चार है, इन हालात में आप जितनी मर्जी परफॉर्मेंस दिखा लें, क्योंकि आम आदमी के मसाइल इतना जल्दी हल होते हुए नज़र नहीं आते, इसलिए आपको ये परफॉर्मेंस चैलेंजेबल रहेगी। तो आपको थोड़ा सा दुख तो हुआ होगा जब बजट की बात आई होगी? आप भी तनख्वाहदार आदमी हैं, मैं भी, तो मुझे तो एक धचका लगा कि मेरी तनख्वाह पर इतना ज़्यादा टैक्स हो गया। मैं सच्ची बात है थोड़ा सा मुख्तलिफ सोच रखने वाला आदमी क्या? हूं। मैं समझता हूँ कि देखें ठीक है, मेरे ऊपर भी बोझ आता है, आपके ऊपर भी बोझ आता है, लेकिन आप तसव्वुर कीजिए कि इस मुल्क के अंदर GDP के अंदर एग्रीकल्चर कितना बड़ा शेयर देती है, लेकिन टैक्स क्या देती है आपके सामने। ट्रेडर्स आपका इस मुल्क में GDP में उसकी कितनी बड़ी रेशियो आप देखें, टैक्स उनका क्या है वो आपके सामने है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हम टैक्स देना नहीं चाहते, सहूलियात हम सारी चाहते हैं। गाँव के एक फ़र्द में भी आपने भी जाके देहाती आदमी आप इलेक्शन देखते हैं, गांव के एक डेरे पर रहने वाला आदमी कहता है मेरे घर बिजली लगा के दोगे वोट देंगे। वो बिजली चाहता है, वो खंभा चाहता है, वो ट्रांसफार्मर चाहता है, टैक्स नहीं देना चाहता। इसी तरीके से दूर दराज के पहाड़ों में, ये कश्मीर में हमारे दोस्त बड़ा एहतिजाज करते हैं। आप मुझे बताइए, आप कश्मीर जाते हैं, दूर पहाड़ों के ऊपर स्कूल्स हैं, दूर पहाड़ों के ऊपर आप चले जाए, बिजली के खंभे हैं, ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, वहाँ पर सारी सहूलियात हम लेना चाहते हैं। घर घर हम गैस लेना चाहते हैं, लेकिन रियासत को नहीं देना चाहते। इसलिए पाकिस्तान में बदकिस्मती से अवाम अमीर है, रियासत गरीब है। और जिन मुल्कों में रियासत गरीब होती है वहाँ फिर बहुत से लोग पेश रहे होते हैं। अगर सारे लोग टैक्स देना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में आपकी और मेरी आमदन के ऊपर जो टैक्स है ये कम हो जाए। आप कह रहे हैं ये कड़े फैसले लेने चाहिए और बिल्कुल दुरुस्त हुकूमत ले रही है। हमारे यहाँ असल में ये हुआ है कि ये सारे फैसले सियासत की नज़र हो गए। आपके डैम सियासत की नज़र हो गए, आपके टैक्स रिफॉर्म सियासत की नज़र हो गए, आपके निजकारी के फैसले सियासत की नज़र हो गए, आपके अदारों को ठीक करने के फैसले सियासत की नज़र हो गए, पुलिस रिफॉर्म सियासत की नज़र होगी। जब एक देखिए तस्वर कीजिए, आप खुद वाकिफ़ हैं, आप लोग इसको मानते नहीं, PTI हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, कितने MNAs ऐसे हैं जिनके पास कोई बंदा चला जाए कि आपके वोटर में हूँ, मेरा भाई चोरी में पकड़ा गया, छुड़वा के दो, नहीं छुड़वाते होंगे? मुझे बताइए, कोई है? शायद ही कोई, आपको शायद कोई नाम याद मुश्किल से डाकू तक छुड़वाने के लिए आपका MNA MP पहुंच जाता है। ये कंप्रोमाइज सियासत है, इस हद तक कंप्रोमाइज्ड है कि अब मनशियात फरोश पकड़ा जाता है। बंदे के 2000 वोट होते हैं, वो चला जाता है अपने PTI के या PMLN के या पीपल्स पार्टी के MNA के पास, कि बंदा छुड़वा के दे, छुड़वाना पड़ता है उसको, इसलिए कि उसको अगले इलेक्शन में हारने का खौफ है। ये कुछ सोचना पड़ेगा। ये सियासी निज़ाम तो बहुत सीधा हो चुका है। या तो ये तय करना पड़ेगा इलेक्शन हारें जीतें, असूलों के ऊपर सियासत होगी, जो फिलहाल तो नहीं है। इसके बारे में अगर आप कहें खुशफहमी हो सकती है, लेकिन कोई, मुझे बताइए KPK के अंदर क्या होता है? खान साहब की हुकूमत थी, लोग बिजली चोरी करते थे, पकड़े जाते थे, पता चलता था फलां MPA साहब ने जो है उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, छोड़ने पड़ते थे। पुलिस फोर्स देने को तैयार नहीं होती थी वाबला के एहलकारों को, वहाँ की KPK की हुकूमत, इसलिए कि वहाँ चोरी उनको सूट करती है।
उनके वोटर्स बिजली चोरी करते हैं, उनको क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? इंटीरियर सिंध देख लें, इंटीरियर पंजाब देख लें, इंटीरियर बलूचिस्तान देख लें। जब एक बन्नू ग्रिड स्टेशन के नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड के ऊपर है, सेक्रेटरी एनर्जी ने रिपोर्ट पेश की, एक ग्रिड स्टेशन के ऊपर 5 अरब की चोरी, 5 बिलियन की चोरी। जिस मुल्क में 500 अरब की चोरी होती है बिजली, आप मुझे बताइए 500 अरब चोरी के निकाले ना, बिल नीचे आ जाएंगे। प्रॉब्लम इस मुल्क का ये है कि पॉलिटिकल निज़ाम पोसीदा हो चुका है। इसको ठीक करने के लिए जो आएगा वो इलेक्शन हार जाएगा। तो किसी को आगे इलेक्शन हारना है, फिर आगे इसको ठीक करना है। मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नवाज के पास ये मौका है ये कि वो इलेक्शन हारती या हार जाए। शहबाज शरीफ के पास के ये मौका है, वोट मिलते हैं नहीं मिलते ना मिलें, एक दफ़ा वो तय कर दें, अगर किसी किस्म में टैक्स बनता है वो टैक्स देगा, अगर कहीं बिजली चोरी होती है उस बिजली चोरी को रोक दें, अगर कहीं मनशियात फरोशों के अड्डे हैं उनको एलिमिनेट कर दें सोसाइटी से। सऊदी अरब में हो सकता है, यूएई में हो सकता है, कतर में हो सकता है, यमन में हो सकता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? लोग कहते हैं जी वहाँ बादशाह है। लोग एक सवाल करते हैं कि वहाँ कौन सा इलेक्शन होता है? वो भाई चले आप भी के ऊपर इल्ज़ाम है ना कि आप भी इलेक्शन के नतीजे में नहीं आए। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। वो कहते हैं जी आप फॉर्म 47 से आए, आगे आप, अब आप बैठे हुए हैं ना, कोई आपको हटा सकता है। कम से कम ये फैसले कर दें सियासत के ऊपर। इलेक्शन किसी ने नहीं मानना। मैं एक बात बता दूं आपको, कल इलेक्शन हो जाए, पीटीआई आ जाएगी, अगर उसको पीटीआई को सीटें मिलने 100 कहेंगे हमारी 200 थी, 200 देगी। पीएमएलएन आ जाएगी, वो कहेगी हमारी ना बनती। अभी क्या सोच है? नवाज शरीफ साहब को हरा दिया गया, शहबाज शरीफ साहब को जीतने दिया गया। पॉलिटिकल निज़ाम के ऊपर आपका ट्रस्ट ही नहीं है। 93 के इलेक्शन को किसी ने नहीं माना था। आप मुझे बताएं 2013 के इलेक्शन को इमरान खान साहब ने माना था? नहीं माना था। 2018 के इलेक्शन को मौलाना फजल रहमान ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने माना था? नहीं माना था। 2024 को पीटीआई नहीं मानती। मानना तो किसी ने है ही नहीं। इसलिए तो काम तो कर जाएं, जो आपके काम कर जाएं और बड़े फैसले कर दें। ये निजकारी वाले फैसले कर दें। ये पीआईए मुझे नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, जो हमारे बच्चों का जो है वो गरीब आदमी का खून निचोड़ के अगर वहाँ आपने पैसे देने हैं बंद कर दें। ये रेलवे आपने क्या करनी है अगर आपको बच्चों का खून निचोड़ के आपने पैसे देने हैं? और हम सुनते आ रहे हैं, आपको भी याद है, 25 साल से सुन रहे हैं, 30 साल से, ये खून निचोड़ने वाले इदारे बेच दिए जाएंगे। वो बेच दो भाई, कब बेचोगे? मेरे ख्याल अब आपकी ये बात पूरी होने वाली है, सब बिक रहे हैं। बेच देने चाहिए। मुझे, मैं बताऊं आपको, इमरान खान साहब देखें कुछ चीज़ों पे ना पीटीआई के लोग हमारे सुनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उन डायलॉग उनके पास हो नहीं सकता। वो बस एक ही बात, मुर्शिद ने कह दिया बार बारिश है तो मुर्शिद बस बारिश है, बेशक बार धूप निकली हो। प्रॉब्लम ये है कि देखिए स्टील मिल जब बेची जा रही थी, खान साहब धरना देने पहुंच गए थे, आपको याद है? कराची में धरना दिया स्टील मिल के बाहर कि मैं नहीं बेचने दूंगा। वो भाई एक तरफ कहते हो ये स्टील मिल नुकसान में जा रही है, इस मुल्क के खजाने पे बोझ है, दूसरी तरफ कहते चंद लोगों को खुश करने के लिए आप धरना देने चले जाते हैं। जरदारी साहब पीएनजे को टर्किश एयरलाइन के साथ एक डील कर रहे थे, आपको याद होगा। सारी सियासी जमातें जरदारी साहब के खिलाफ होगी। हमें इतने छोटे ज़हन के लोग हैं, सच्ची बात है, हम चंद वोटों की खातर, चंद सपोर्टर्स की खातर और अपनी पॉपुलैरिटी की खातर मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब साराना साहब मौजूद हैं। साराना साहब, हुकूमत के 100 दिन कैसे गुजरे हैं? ये तो गरीब आदमी से पूछें कि कैसे गुजरे। टीवी पे बैठ के एयर कंडीशन माहौल में टाई लगा के वज़ीर आज़म साहब तकरीर करें, ये कुछ और चीज़ है। लेकिन इन 100 दिनों को किसी गरीब के घर में गुजारना या किसी गरीब का गुजारना, ये कुछ और चीज़ है। मैं एक प्रोफेशनल प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट हूँ, मेरा आम आदमी से ताल्लुक़ है। मैंने जितनी इन पिछले 100 दिनों के अंदर लोगों के अंदर बेचारगी और लोगों के अंदर बेबसी देखी, महंगाई के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से, गैस के हवाले से, मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। और मुझे नहीं समझ आ रही कि शहबाज साहब 100 दिन गिनवा रहे, अपने वो पिछले 1.5 साल क्यों नहीं गिनवा रहे वज़ीर आज़म के, जो 1.5 साल के पिछले हाँ, वो उसके तो कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। 1.5 साल तो तब भी वज़ीर आज़म थे, तो उसका भी जिक्र कर देते हैं। समझते हैं कि इस वक्त वो मुकम्मल खुद आ गए हैं वज़ीर आज़म बन के, पहले शायद वो पीडीएम नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पहले वो ज़्यादा मजबूत वज़ीर आज़म थे। इसकी क्या वजह? पहले उनका वज़ीर दाखिला भी उनका अपना था, वज़ीर ख़जाना भी उनका अपना था, ठीक है, चेयरमैन सेनेट भी उनका अपना था, स्पीकर कौमी असम्बली भी तकरीबन उनका अपना था। अब वो नहीं है। अब वो एक ट्वीट करते हैं कि मैं आवाम को 50 रुपए का बिजली और पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहा हूँ। वज़ीर ख़जाना कहता है अंकल आप चुप करके बैठे, ये मुझे करना है, क्या करना है, मैं 11 रुपये दे रहा हूँ। तो वज़ीर आज़म तो बेचारा रह गया। नहीं, ये उनकी पार्टी के नहीं है, उनकी पार्टी के सेनेटर और दूसरा आपने वज़ीर दाखिला का मोहसिन नकवी हैं,
आप बड़े दिलचस्प सवाल किया, तुम बड़े तो हो ना जर्नलिस्ट, देखो ना कितने मासूमियत से तुमने एक सवाल किया। मेरा सवाल मेरे दोस्त वाउडा से भी था, जब उसने इस बात पे गुस्सा किया कि जी मुझे प्रॉक्सी कह दिया गया, तो मैंने अपने एक प्रोग्राम में उनसे कहा था कि अच्छा प्रॉक्सी तो नहीं है, ये बता दें कि आपको टिकट किसने दिया था जिस पे आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे तमाम जमातों ने आपको वोट दे दिया था। ये भी ठीक है ना, ये भी सरफराज बुख्ती वजीर आला कहाँ से आए, कौन सी सर्विसेज हैं उनकी? ठीक है, सरफराज बुख्ती को ले लें, आप क्या कहते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब को ले लें, जिन्होंने कहा कि जी मैं जो वजीर आज़म इंतखाब करा रहा है वही कह रहा है कि फॉर्म 47 की अगर मैं बता दूं तो क्या हो जाए, तो ये कोटा कोई और है। शहबाज शरीफ साहब का इसमें कोई अमल दखल नहीं, ये चाहे नायब वजीर आज़म बना के किसी को रास्ता रोकने की कोशिश करें मोहसिन नकवी की या कुछ भी, तो मैं समझता हूँ कि पहले वाले ज़्यादा तगड़े थे, ये पहले बेहतर थे, ये पहले बेहतर थे, वो उस वक्त पावर में थे, अब नहीं है। हाँ, इसकी मैं छोटी सी मिसाल दूँ, पंजाब में अभी मैंने वो उज़मा साहिबा की प्रेस कर, उन्होंने कहा कि पंजाब में कभी इस तरह की सफाई नहीं हुई, तो मैंने दिल करा था उनसे पूछूं कि आपके चचा के दौर में भी नहीं हुई थी, आपके चचा वजीर आला थे, तो आप कह रही हैं कि आज तक पंजाब में ऐसा काम ही नहीं हुआ जो हमने कर दिया 2 दिनों में। बुखारी के चचा कौन? वो मरियम साहिबा के भाई, अच्छा, पंजाब के चचा तो मरियम, तो यानी शहबाज शरीफ के दौर में भी इतना अच्छा नहीं आपने महसूस नहीं किया, मतलब वो सड़कें आलाइशें ये वो टीवी पे भी आया, सब कुछ हुआ, तो आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है? नहीं बिल्कुल मुझे है, लेकिन मुझे ज़्यादा यानी अच्छा है, तो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरी बात सुनो ना, सफाई थी ईद के बाद जी, ईद वाले दिन मेरे घर में ना बिजली थी ना गैस थी, पूरे लाहौर में लोड शेडिंग अपने अरूज पे थी। ठीक है। और मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे नहीं देखा था। मैं तो एक अखबार का एडिटर हूँ, मैं प्रेस रिलीज फ्रंट पे छापता था कि ईद के 3 दिन लोड शेडिंग नहीं होगी, ना प्रेस रिलीज आई ना लोड शेडिंग रुकी। तो ईद पे नहीं, इस दफा प्रेस रिलीज भी नहीं आई कि लोड शेडिंग नहीं होगी और लोड शेडिंग भी नहीं रुकी। सफाई की जहाँ तक बात है, मैं अप्रिशिएट करूँगा उस अमले को जिन्होंने वाकई पहली दफ़ा ज़िंदगी में शायद जिम्मेदारी से काम किया। वैसे पहले भी मैंने देखा था शहबाज शरीफ के दौर में भी इस तरह काम हो जाता था। हाँ, गुलाब के अर्क वाली बात जो थी ना, ये एक नई थी। नहीं, आपको यानी फर्स्ट टाइम जब आप निकले तो गुलाब के अर्क की वजह से आप खुद भी महके और आप... तो दिमाग ख़राब हो गया, इतनी खुशबू थी लाहौर में कि मेरा दिमाग फटने वाला हुआ। फिर मैंने समनाबाद के गंदे नाले पे सांस लिए जाके फिर नॉर्मल हुआ, क्योंकि खुशबू इतनी लाहौर में फैल गई थी कि मुझे लग रहा था मैं कहीं वीनस में तो नहीं आ गया, कहीं मैं फ्रांस तो नहीं चला गया। यार इतनी खुशबू, अल्लाह रहम करे, हर तरफ से गुलाब की खुशबू। मैंने को मैं शायद मज़ार पे चला गया हूँ, कोई इतनी खुशबू गुलाब की आ रही है। ये आप संजीदगी से कह रहे हैं? मैं तो ऑलमोस्ट मेरा दिमाग को, हमें आदत ही नहीं खुशबुओं की। लेकिन फिर मेरा दिल बड़ा टूटा जब मैंने सिंध वालों का भी पढ़ा ना कि उन्होंने भी गुलाब से ही अर्क दिए, कि अर्क से धोया, इसी तरह धोया। तो मुझे तो तरस आ रहा था गुलाब के ऊपर के यार हम तरसते हैं जिन फूलों को, वो जनाब अली अब फिनाइल के अंदर मिला के फेंके जा रहे हैं, और भाई फिनाइल से भी वही काम हो जाता है जो गुलाब के अर्क से। लेकिन जरा ये बेहतर शशका भी, और अच्छी जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, आपको पता गुलाब का अर्क से बड़ा उनकी वो, हम तो बड़े सेंसिटिव हैं माशाल्लाह, बहुत सेंसिटिव। तो क्या सियासी इस्तेकाम कहाँ पे देख रहे हैं आप? वो एहसन साहब का बयान भी आया कि अगर 5 साल एक जेल में रख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा हालात वगैरह। आप कर लें 5 साल उसे जेल में रख के इस्तेकाम ले आए। एक बात याद रखिए, आप अगर गंदुम बोएंगे ना तो गंदुम ही उगेगा, अगर आप नफरत बोएंगे तो नफरत ही जवाब में मिलेगी। ये अप्लाई आप पीटीआई पे भी कर सकते हैं। मैं एक ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ पाकिस्तान। आप कह रहे हैं कि जो हम काश्त कर रहे हैं वही मिलेगा ना। अगर हम सनम जावेद को पुलिस वैन में बिठा के और गर्मियों के अंदर कहेंगे वैन ख़राब हो गई और सड़क के ऊपर छोड़ के पुलिस वाले साया में बैठ जाएंगे सिर्फ उस लड़की को ये बताने के लिए कि तू एक बेबस लड़की है, और या हम आलिया हमजा जैसी औरत जिसके बच्चे हैं उसको जिस्मानी रिमांड पे कभी गुजरांवाला कभी कहीं लिए फिरेंगे, तो हम समझें कि सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। दिल बड़े करने पड़ेंगे, जसिंड्रा जैसा बनना पड़ता है, जसिंड्रा की तरह बनना पड़ता है, दिल बड़ा करके लोगों को एक्सेप्ट करके अगर आपने पाकिस्तान में इस्तेकाम लाना। हालांकि एक पॉजिटिव चीज़ आज हुई है पाकिस्तान में, एक अरसे बाद पॉजिटिव चीज़ हुई है कि चाइना के साथ जो आज इजलास था उसमें पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत बैठी, इंक्लूडिंग फजलुर रहमान एंड पीटीआई।
ये इस सब मैं समझता हूँ ये एक खबरसादा माहौल में इतना बड़ा खुशगवार कि सब इकट्ठे बैठ सब इकट्ठे बैठे, यार ये बहुत बड़ी बात है। तो हम क्यों नहीं बैठ सकते भाई इस पाकिस्तान की बका के लिए, इस पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, इन 24 करोड़ कीड़े मकोड़ों की जिंदगी के लिए क्यों नहीं बैठ सकते? कि हमें चाचे मारे इंडिया से मुज़ाकरात हो सकते हैं, तालिबान से हो सकते हैं, वो बलोचियों से पहाड़ों से उतार के हो सकते हैं, तो हम अपने से क्यों नहीं कर सकते? और मैं एक जुमला और, 9 मई जिन्होंने किया है आप दे दें उन्हें सजाएं, फांसी दे दें, लेकिन उनके नाम पे बाकी लोगों के साथ जुल्म ना करें। आप 2 साल 1.5 साल में अभी तक एक केस साबित नहीं कर सके। अच्छा, ये जो पूरे आपके सामने भी आते हैं, पब्लिक ओपिनियंस आ रही हैं, पोल हो रहे हैं और उसके नतीजे में बताया जा रहा है 17% नीचे चलेगी महंगाई, वो इसके सम्राट आप तक भी पहुंचे हैं? बिल्कुल पहुंचे हैं। मुझे ईद के ऊपर टमाटर बहुत सस्ते मिले थे और मुझे ईद के ऊपर नींबू भी मेरे घर आके लोग दे के गए थे कि जी अब कोई ख़रीदने वाला नहीं, इतने सस्ते हो गए तो आप ले लें। और घी भी मुझे लोगों ने कहा जी आप ज़्यादा घी में पकाएं क्योंकि घी भी बहुत सस्ता हो गया। और ये जो 5-7 रुपये पर यूनिट बिजली फिर एकदम महंगी हो गई थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये 20 रुपये की जो लेवी अब लग जाएगी ये 2 दिन बाद से 3 दिन बाद से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महंगाई नीचे आ गई है। जो ये कह रहे हैं ना, आप फ़र्क उनको लेके एक दफ़ा बाज़ारों का राउंड करें और कीमतें पूछ लें कि क्या हैं, आपको पता चल जाएगी कि कीमतें क्या हैं। आटा सस्ता हुआ है मानता हूँ, लेकिन जिस तरह सस्ता किया, किसानों की गंदुम आपने नहीं खरीदी और वो टके के मोल पे बिकी उनकी गंदुम, और आपने बाहर 39,000 डॉलर फी वो खरीदी, बाहर से खरीद ली, इनसे 21,000 रुपये में भी नहीं खरीदी, तो वो आटा सस्ता ही होना था यार। लेकिन असल चीज़ ये कि देखें, चाहे वो मरियम हो चाहे शहबाज शरीफ हो, हमारा बीइंग जर्नलिस्ट उनसे कोई झगड़ा नहीं है। हम 24 करोड़ लोगों के तर्जुमान हैं, ठीक है। अगर इनकी ज़िंदगी में आसानी आएंगी, खुदा की कसम हम इनके नारे लगाएंगे। हम किसी जमात के कोई भोंपू थोड़ी हैं यार, हम कोई पेड़ लोग थोड़ी हैं, या हमें को आज़रबाईजान से भी टोकरियाँ आ जाएंगी नाश्तों वो फनों की, या हमें को टिकटें मिल जाएंगी लंदन जाने की और आने की, हमें तो नहीं मिलेंगी। तो हम तो गरीब आदमी की, आम आदमी की बात करते हैं। इसमें इनकलाब आएगा, मैं मरियम के नारे लगाऊंगा। अच्छा, आप कहते हैं कि अगर यही मरियम के होते हुए अवाम की हालात बेहतर होती है तो आप लगाऊंगा, आप साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़ा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के और पंजाब के हालात टिकटॉक से नहीं ख़त्म होंगे। ये 6 कैमरों से रिकॉर्डिंग और कैप पहन के और यूँ रख के, इससे नहीं होंगे। ये इस तरह के डमी किस्म के एपिसोड्स करके नहीं होंगे। पंजाब की ग्राउंड रियलिटीज़ आर वेरी डिफरेंट फ्राम द स्क्रीन जो हम देख रहे हैं। तो पिछले इतने 3 माह में आपको कोई बदलाव नज़र नहीं आया? प्रैक्टिकल कहीं पे कुछ नज़र नहीं आया? स्क्रीन पे ज़रा बेहतरी नज़र आई है। स्क्रीन के ऊपर ज़रा एक अच्छा लगता है कि हमारी सीएम जो हैं वो अच्छे अंदाज में जाती हैं पुलिस स्टेशन और वर्दी पहन के, वो ये सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है। तंग आए हुए थे शायद 3.5 साल बुज़दार के देख के। हाँ यार, बुज़दार को भी कोई देखने वाली चीज़ थी यार। हमें आदत है कि बारिश बरस रही हो, किसी ने छतरी पकड़ रखी हो और माओ कैप पहन रखी हो और इतने जूते हों और पानी में खड़ा होकर और वो हाथ ऐसे रख के कहे कि मैं आप सबको मुअत्तल करता हूँ। पानी नहीं रोकना, पानी हर साल वहीं पे ही खड़ा होगा, उधर ही वही खड़ा होगा, मैं भी वही खड़ा हूँगा, बंदे मुअत्तल हो जाएंगे और कैमरे बन जाएंगे। और मुझे आज तक ये टेक्निक समझ नहीं आई कि अचानक मरियम साहिबा एक घर पहुँच जाती हैं अचानक, और अंदर कैमरामैन पहले से मौजूद होता है। ये मुझे नहीं पता चला ये अचानक वाली गेम क्या है। और मैं ये समझता हूँ कैमरामैन बड़े तेज हो गए आजकल। हाँ, हो सकता है कैमरामैन, हाँ वो पहुँच जाते हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, अपने अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूँ, पंजाब में आवाम की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी पंजाब में पाकिस्तान की बात पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे स्कूल से उठा लिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शदीद गर्मी के अंदर पंखा चलाते हुए डरते हैं, 3 पंखे चल गए तो पता नहीं कितना बिल आ जाएगा। मैंने खुदा की कसम लोगों को अपनी खुराक कम होते हुए करते हुए देखा है। मैंने बड़े बड़े सफ़ेद पोशों को अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके मोटरसाइकिलों पे आते देखा है। और खुदा की कसम मैंने शरीफ घरों की बेटियों को बाहर निकल के अपने घर की बका के लिए अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगाते देखा है। मैं बीइंग जर्नलिस्ट, मैं आई विटनेस हूँ, और कभी मौका मिला अल्लाह के सामने तो मैं गवाही दूंगा कि उस वक्त जब लीक्स के अंदर
सर इन सरमायादारों के बच्चों के नाम आ रहे थे ना, उस वक्त कौम की बच्चियां अपनी इज्जत दाव पे रख के अपने घर वालों को भूखा मरने से बचा रही थी। ठीक है, ये जो बजट आ रहा है इसमें सैलरीड जो लोग हैं जिनको सैलरीज मिलती हैं, आप भी हैं मैं भी हूँ, इन पे कुछ ज़्यादा टैक्स वगैरह आए, इस पे कुछ इरशाद फरमाएंगे आप? 33% तो आपने वैसे लगा दिया, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में कितना दे रहा हूँ? मैं बिजली का बिल उठाऊं, उस पे आखिर में लिखा होता है कि और दीगर टैक्स, 15 टैक्सों के बाद और दीगर टैक्स भी है। और दीगर टैक्स क्या हो गए यार? 15 टैक्स तो ले लिए तुमने मुझसे। पेट्रोल ले रहा हूं तो एक गरीब आदमी जब वो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है तो उसे ये नहीं पता होता कि मैं कितने फीसद हुकूमत को मुफ्त दे रहा हूँ, 60 रुपये पर लीटर मुफ्त दे रहा हूँ। ठीक है, उस पर भी वही रूल अप्लाई हो रहा है। और डिफेंस के अंदर जो वो बड़ी वाली अनफॉर्चुनेट गाड़ी होती है, क्या नाम होता है उसका अंदर जो बंदा बैठा है वो भी वही दे रहा है। यार ये कौन सा इंसाफ है? फिर आप मुझसे इनडायरेक्ट टैक्स में पानी पी रहा हूँ तो टैक्स है, खाना खा रहा हूँ तो टैक्स है, सड़क पे चल रहा हूँ तो टैक्स है, बिजली चला रहा हूँ तो टैक्स है, पंखा चला रहा हूँ तो टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे। फिर आप मेरे से 33% भी ले, ऊंजी कह दो कैसे तेन थाम मार देना, उनको तेरे ऊंजी तेन मार देना सी। ठीक है, आप अभी तक मुतमिन नहीं है, कितने दिनों बाद हुकूमत की कारकर्दगी को देखना चाहिए? मैं ये नहीं चेंज हो सकते, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये नहीं चेंज हो। ये इस हालात में पाकिस्तान कभी तब्दील नहीं हो सकता। ये वही लोग हैं, वही सरमायादार घराने हैं, वही बेनिफिशियरी हैं सिस्टम के, वो ऊपर बैठे हैं। मरियम नहीं होगी तो कोई और उन जैसा आ जाएगा, इमरान खान किसी और को ऐसा को ले आएगा, कोई और ऐसे आ जाएगा। अनटिल अनलेस गरीब आदमी की रिप्रेजेंटेटिव वहां पार्लियामेंट में नहीं पहुंचते तब नहीं ठीक कर सकते। ये सरमायादार चीनी माफिया पार्लियामेंट में, घी माफिया पार्लियामेंट में, आटा माफिया पार्लियामेंट में, सीमेंट माफिया पार्लियामेंट में, तो ये लोग कैसे आवाम को बेनिफिट्स दे सकते हैं पार्लियामेंट में बैठ के? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका साराना साहब। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि हालात क्या हुए। 100 दिन की कारकर्दगी टीवी पर बहुत चर्चा हुआ कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन असल में क्या हुआ? वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं और इस वक्त तो हुकूमत के 100 दिन गुजरे, बड़ा चर्चा रहा कि हुकूमत की कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही। तो हमारे तजियाकार क्या देख रहे हैं और जो अदाद शुमार बताए जा रहे हैं वो कितने दुरुस्त हैं, कितने गलत हैं? जनाब मीर साहब क्या कहेंगे ये हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी, शहबाज शरीफ साहब ऊपर और यहाँ पर मरीम नवाज साहबा सीएम? देखिए, बात यह है कि 100 दिन कोई पैमाना होता नहीं, एक ज़माने में बन गया था, मुल्कियों ने बना दिया था, चल पड़ा है। लेकिन किस्सा ये है कि हम जिस ज़माने में इस वक्त गुजर रहे हैं उसमें 100 दिन तो कोई अहमियत ही नहीं रखते। इतना बहरानी ज़माना है, इतना क्राइसिस का ज़माना है और इंतखाबात के बारे में इतने सवालात हैं और हुकूमतों के बारे में इतने सवालात हैं और अपोजिशन कुछ इस तरह का मजाज पैदा किए हुए है कि कोई कारकर्दगी का जायज़ा लेना जो है इस वक्त उसका पैमाना ही डिफरेंट है। पैमाना ये है कि हुकूमत किस तरह अपने आप को आगे बढ़ाती है। पैमाना ये है कि अगर हमारी मईशत का कोई मसला है तो उस मसले से खुद को कैसे निकालती है। ये नहीं कि आप तरक्की की राह पे किस तरह चलाती है, बल्कि ये है कि आपको जिस बहरान में घिरे हुए हैं, जिन कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं और जिनके ज़रिए से महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, उससे कैसे बचाती है। तो उसमें तो एक पॉजिटिव स्टेप, एक डायरेक्शन नज़र आती है। उसमें इस हुकूमत का कितना रोल है, इस पार्टी का कितना रोल है, इस टीम का कितना रोल है और इस टीम में तमाम स्टेक होल्डर का कितना रोल है, ये अलग बात है। दूसरी बात यह है कि मुल्क में सलामती का मसला दूसरा, तो मुल्क में सलामती की सूरत हाल कैसी हो सकती है या होगी। अफगान बॉर्डर पर हमारे जो मामला पैदा हुए हैं उस पर स्टर्न एक्शन लिया इस हुकूमत ने। वो जो पुराना एक्शन था ना कि वो लोग आ रहे हैं, हम माज़त खाना रवैया अख्तियार कर रहे हैं, उन्होंने सीधा कहा है कि जो शख्स भी हमारी सरजमीन पर कुछ करेगा हम कार्रवाई करेंगे। और इन्होंने दुश्मन की सरजमीन पर, दुश्मन की नहीं, मुखालिफ सरजमीन पर जहाँ हमारे दुश्मन बैठे हुए थे जाकर कार्रवाई करके और उनकी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ ही कार्रवाई करके ये बताया कि हमारे साथ कोई काम करना जो है ना वो आसान नहीं है, इस तरह की गड़बड़ करोगे तो हम डटे हुए हैं। तीसरी बात ये थी कि हमें सियासी इस्तेहकाम पैदा करना है। इस लिहाज से जिस तरह की सूरत हाल है इस हुकूमत के साथ, इसको पीपल्स पार्टी को साथ लेके चल रहा है, इसको अपनी मुखालफत खैबर पख्तूनख्वा में भी इसका दरपेश है और इस पूरी सूरत हाल में जिस तरह लेके चल रहे हैं, यानी कि अली अमीन गंडापुर भी 2 बार आके आखिर मुज़ाकरात कर चुका है, अगरचे डंडा चलाता है
स्विच ऑन करता है अपने अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के, उसके बावजूद भी काबू में है। और आपको ये भी देखते हैं कि सिंध के मामला आपको कितने एक स्मूथली चलते नज़र आते हैं, इतने चलने चाहिए। तो अब ये भी है कि बिलावल ने कह दिया कि बजट में वो तावन करेंगे, अगर उन्हें इख्तलाफ है इस बात पे। तो इन 3 पैरामीटर के लिहाज से देखा जाए तो फिर ये कारकर्दगी हुकूमत यहाँ से चेक की जा सकती है, कामयाब जा रही है। तो अच्छा ये बताइए कि ये जिस तरह से कहा, ये यासिन इकबाल साहब का बयान आया कि भी अगर आपने तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है तो 5 साल अंदर रखें। आपने सियासी इस्तेकाम की बात की, क्या ये इस तरह से इमरान खान को जेल में रख के सियासी इस्तेकाम आ सकता है? ये सिचुएशन जो चल रही है ये ठीक है या इसको कहीं से बदलना चाहिए? नहीं, किस्सा ये है कि अभी आपको 3-4 महीने 5 महीने जो है बहुत ट्रांजिशनल फेज है। यही नहीं कि आपको IMF से कर्जा लेना है, बल्कि ये है कि आपके यहाँ बहुत सी इन्वेस्टमेंट की तवक्कुआत भी हैं। ये भी है कि आपकी बहुत सी पॉलिसियों को वाज़ेह होना है। आपने अगर IT में कुछ अपने लोगों को आगे लाना है तो उसके नताइज आना भी शुरू होना है। अगर आपने एग्रीकल्चर में कुछ दिखाना है तो नज़र आना शुरू होना है कि आपने कुछ करना कि नहीं करना। तो मेरे नुक्ता नज़र से अक्टूबर-नवंबर तक का ये पीरियड जो है ये वही ट्रांजिशनल फेज़ का हिस्सा है जिसका मैंने जिक्र किया है। ये 100 दिन है, आप 100 दिन और लगाइए, इसी मुश्किल में आपके गुजरेंगे। उसके बाद आप एक डायरेक्शन हासिल कर लेंगे और वो अगर डायरेक्शन दुरुस्त हुई तो यकीनी तौर पर आप एक कारआमद, एक मुफीद, लोगों के फ़ायदे की हुकूमत जो थी मुल्क में चला सकेंगे। ये आइंदा 100 साल भी, सिर्फ जाने वाले 100 साल नहीं बल्कि आइंदा 100 साल भी कई लिहाज से इस हुकूमत के लिए एक आजमाइश की घड़ी है और उससे पूरा उतरना है। और मेरे ख्याल में जिस टर्मिनेशन के साथ और जिस तहम्मुल के साथ और जिस एतदाल के साथ ये चल रहे हैं, लगता है कि शायद ये वक्त तो वो गुजार लें, फिर डायरेक्शन जो क्या देते हैं उसका तजिया 100 दिन के बाद करें। तो एक राय तो ये भी है कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो शायद बहुत बेहतर होती कारकर्दगी या लोगों का यकीन ज़्यादा होता दूसरे ममालिक का। आप इसे किस तरह से देखते हैं? नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म कौन होने देता है? नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म होने का मतलब ये है कि बहुत सी वो कुव्वतें, हमारे बहुत से स्टेक होल्डर जो फ़िलहाल समझते हैं कि मुल्क का इस्तेहकाम उनकी वजह से है, वो उससे पीछे चले जाते हैं। तो नवाज शरीफ को तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो मुखालिफ कुव्वत है, जो बानी PTI है, उसको आने नहीं देना। उसको क्यों नहीं आने देना, इसकी कई रीज़न्स हैं। सलामती की वजह भी है, ऐसे ही उसकी कार्रवाइयाँ भी हैं जिस पर एतराज़ात हैं, और कुछ उसका एटीट्यूड भी है हमारी मुसल्लह फ़ौज के बारे में भी, हमारे सिक्योरिटी के इदारों के बारे में भी। उसके हवाले से नवाज शरीफ के हवाले से, नवाज शरीफ उनकी ज़रूरत तो है, लेकिन नवाज शरीफ को अपनी ज़रूरत होने का मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ को आप सब कुछ सौंप दें। उसको सब कुछ सौंपने का मतलब है कि खुद अपने पास जो बहुत सारे इख्तियारात हैं उससे दस्तबरदार होना। तो एक स्त्री कुछ बना हुआ है उलझावा सा इस मुल्क के अंदर कि उससे सब कुछ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अदलिया भी, हमारी सलामती के इदारे भी, हमारी पार्लियामेंट भी, हमारे दूसरे लोग भी, हमारी पार्टियां भी। देखिए पीपल्स पार्टी क्या है, आपने तमाम आईनी ओहदे लिए हैं, हुकूमत में तो हमारा ताल्लुक नहीं है। तो फिर क्या है, हमें पंजाब में स्पेस चाहिए। स्पेस क्या होती है भाई? अच्छा, आप हम सिंध में इन्होंने हमारे हिस्से का बजट, अभी आप सिंध की पार्टी हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कौमी पार्टी। तो हर एक पार्टी जो है वो अपने अंदर इतनी कंट्रडिक्शन लेके चल रही है और वो सारी कंट्रडिक्शन हमारे मुल्क के अवाम पर उसका असर होता है। यकीनी तौर पर महंगाई कम हुई है, कोई नहीं शक, लेकिन जो कम हुई है उसका असर अब अभी हमें महसूस नहीं हो रहा, पहुंचा नहीं है वहाँ तक। हाँ, ये अगर पहुंचा भी है तो इतना कम पहुंचा है, इतना कम महसूस हो रहा है। ज़्यादा ये कि मुर्गी सस्ती हो गई है, आपने अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद कर दिया, मुर्गी सस्ती हो गई है। बहुत से काम तो है, आप अपना बॉर्डर ठीक करते हैं, आपका डॉलर ठीक हो जाता है। आप बॉर्डर ठीक करते हैं, आपकी मुर्गी ठीक हो जाती है। आप बॉर्डर ठीक करते हैं, आपकी गंदम ठीक हो जाती है। तो बहुत सारे काम तो बैड मैनेजमेंट से है। आप टैक्स रिकलेक्ट कर पाते। शबर जैदी ने 5 चीज़ें गिनवाई थी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। वो एक एक सेक्टर की, एक एक प्रिविलेज क्लास की जो प्रॉब्लम्स है हमारे लिए, मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा होने की रास्ते में जो रुकावट हैं बता दी। तो ये रुकावटें आज भी मौजूद हैं। आखिरी बात हमें इसे ख़त्म करना है। वज़ीर आज़म चाइना गए, बहुत सी बातें हुई और ओपोजिशन ने ये कहा, जो पूरा प्रोपेगेंडा भी हुआ कि जी बड़ा नाकाम दौरा हुआ, बिल्कुल नो हुई। किस तरह से देखते हैं आप इसे? नाकाम हुआ है अगर तो इसलिए नाकाम हुआ है कि पिछली हुकूमत ने CPEC को रोल बैक कर दिया और इस हुकूमत को CPEC को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए और चीन का एतमाद बहाल करने के लिए कोशिश करना पड़ रही है। इसको आप नाकामी कहते हैं। यानी कि ये सारा काम वो ये है, वो
पीटीआई के साथ काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पीटीआई को लाया ही गया था CPAC को रोल बैक करने के लिए। वो काम करने को तैयार है इस हुकूमत के साथ। उनकी प्रेफरेंस नंबर 1 यही है। हाँ, जिस तरह आपने सवाल पूछा था कि नवाज शरीफ होते तो बेहतर चलता, उनकी प्रेफरेंस, अगरचे शहबाज शरीफ को वो शहबाज शरीफ स्पीड कहते हैं और बहुत काम किया है, लेकिन आज भी CPAC के बारे में एटीट्यूड के हवाले से उनकी प्रेफरेंस नंबर 1 अगर गिनी जाएगी तो नवाज शरीफ गिनी जाएगी। ठीक। उनकी हुकूमत गई इसी वजह से, उसकी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी दलीलें हैं और बहुत से किस्से हैं जिसको बयान किया जा सकता है। फिलहाल इतना ही कहना काफ़ी है कि इसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद मीर साहब। बहुत शुक्रिया।